नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। यूपी पीसीएस 2025, यूपी पीसीएस मेंस 2024, आरओ 2023 री एग्जाम। ये टॉपिक, ये लेक्चर सबके लिए उपयोगी है। आप आधे घंटे का लेक्चर एक बार सुनिए, आपकी पॉलिटी की समझ में इजाफा होगा और पॉलिटी को पढ़ने को आपको एक नया नजरिया मिलेगा। तो हम इस पर सीधी बात करते हैं और सिंपल सिंपल बातें करते हैं कि आपको क्या क्या पॉलिटी में पढ़ना चाहिए और क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में हमारे जो वर्ड है वो है क्या है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अमूमन क्या होता है, लोगों में भ्रम होता है कि लोग कहते हैं कि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं या हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, जबकि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमको जब सिविल सेवा के लिए पढ़ना होता है तो हमको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पढ़ना होता है, क्योंकि प्री परीक्षा में जहाँ हमसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है ज़्यादातर, वहीं मेंस परीक्षा में हमसे पॉलिटी हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के पूछा जाता है। तो एक तो इसका बेसिक जो फैक्ट है, आप ये समझ लीजिए कि पॉलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो देखिए, एक वर्ड है हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में संविधान बोलते हैं, यानी संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, संविधान है क्या, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि संविधान का क्या मतलब है। कि संविधान जो है कुछ प्रावधान है, यानी संविधान कुछ प्रावधानों का संग्रह है। प्रावधानों या फिर कानूनों, प्रावधानों का संग्रह है, का संग्रह है, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर, आधार पर किसी देश, किसी देश या राज्य, या राज्य का शासन चलाया जाता है, का शासन चलाया जाता है, उसे हम संविधान बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, भारत का संविधान, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकी संविधान हम ले लें, यूएसए का संविधान, अमेरिकी संविधान, जर्मन संविधान। मतलब क्या है कि भारत का शासन जो है, या भारतीय राज्यों का जो शासन होगा, वो भारतीय संविधान के अनुसार चलाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तीन टर्म है। जब हम बात करते हैं शासन की, तो शासन क्या है। देखिए, शासन में मतलब क्या है कि शासन जो है वो राजनीतिक रूप से शासन किया जाता है। राजनीतिक रूप से शासन, राजनीतिक रूप से शासन का मतलब क्या है कि आपके देश को जो चलाने वाले, जो नियम बनाने वाले जो लोग होंगे, वो कौन होंगे, तो वो राजनीतिक होंगे, तो उनका शासन जो होता है राजनीतिक शासन होता है। ऐसे ही हमारा अर्थव्यवस्था का शासन, अर्थव्यवस्थीय शासन, इकोनॉमिकल शासन। तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि देश की आपकी अर्थव्यवस्था किस रूप से चल रही होगी, ये भी क्या होगा, आपका संविधान ही तय करेगा। प्रशासन, प्रशासन का मतलब क्या है, आपके दैनिक जीवन का जो शासन। जैसे रोड लाइट जंप आप करते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है। आपको बाएं चलना है, हॉस्पिटल में जाना है तो आपको ये ध्यान रखना है, स्कूल में आपको ये ध्यान रखना है। इसको हम प्रशासन बोलते हैं। और इन सबको जब हम मिलाते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं कानून, को बोलते हैं हम कानून या लॉ बोलते हैं। यानी एक सिंपल शब्दों में ये आप समझिए कि संविधान जो होता है वो देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या है, तो देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। लेकिन कहाँ पर ये, जिन देशों में संविधान लागू है, ये वहां के लिए है केवल। अब जिस देश का कोई संविधान ना हो या फिर विधान ना हो, तो ये सेंटेंस उनके लिए लागू नहीं होता। अब एक छोटी सी बात है, हम अगली बात करते हैं कि राज व्यवस्था या पॉलिटी क्या होता है। राज व्यवस्था या पॉलिटी क्या है, राज व्यवस्था। देखिए, मैं आपको इसके एक सिंपल सिंपल नोट भी दे दूंगा। अगर हो सके तो आप करिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा, या फिर ये जो मैं लिख रहा हूँ ये फाइल आपको मैं शेयर भी कर दूंगा। देखिए, पॉलिटी क्या है, पॉलिटी क्या है, सॉरी, ये संविधान का अनुप्रयोग है। तो क्या है ये, संविधान का अनुप्रयोग है। संविधान का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन है। यानी संविधान के आधार पर शासन कैसे चलाया जाएगा, उसका जो अनुप्रयोग होता है वो हमारा क्या है, वो है पॉलिटी। ठीक है, यानी संविधान एक सैद्धांतिक दस्तावेज है। तो संविधान क्या है, सैद्धांतिक यानी प्रिंसिपल, सैद्धांतिक दस्तावेज है। सैद्धांतिक
दस्तावेज है। राज्य व्यवस्था क्या है? तो राज्य व्यवस्था व्यवहारिक व्यवहार में लागू किए जाने वाले विधान, व्यवहार में लागू किए जाने वाले विधान, विधान का मतलब होता है कानून या फिर लॉ। ठीक, यानी आप ये समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबकी राज्य व्यवस्था क्या है, तो आपको एक वर्ड में बोलना हो तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि संविधान का अनुप्रयोग संवैधानिक दस्तावेजों का जिसको व्यवहार में लागू किया जाता है, उस मुद्दे उत्पन्न होते हैं, उसे राज्य व्यवस्था का निर्माण होता है। अब इस पर एग्जाम्पल बहुत सारे दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल से इस पर एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे भारतीय संविधान क्या कहता है, आर्टिकल 17 के अंडर में अस्पृश्यता क्या है? निषेध है। अस्पृश्यता निषेध है। अस्पृश्यता निषेध है। अनटचबिलिटी अबॉलिश है। अब क्या है, देखिए ये भारतीय संविधान में है, लेकिन अब अस्पृश्यता निषेध है, इस पर जो आपको सजा मिलेगी अगर आप ऐसा कोई भी कृत्य करते हैं, तो वो क्या होता है, वो आपको पॉलिटी में इस कानून के अंडर में ये क्या है, इसको आपका सजा की जाएगी, आपको ये वहां बताया जाएगा। तो आप एक सिंपल सिंपल शब्द में समझिए कि संविधान से क्या मतलब है। संविधान के लिए हम इस लेक्चर में कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं। अभी हम अपने आंध्र अब एक संविधान की चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बातों को समझ लीजिए। देखिए, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। अमूमन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय लोग जो सबसे सिंपल गलती करते हैं, देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है सबसे पहले एक भाग होता है जिसको अंग्रेजी में हम पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं। अब उस भाग में कई चैप्टर होंगे, मतलब कई अध्याय होते हैं एक चैप्टर में। जैसे हम जान रहे हैं कि भाग 3 में हमारे क्या है, तो भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार है। अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत में कई चैप्टर दिए गए हैं, उसको हम चैप्टर बोलते हैं संविधान में। आप ना हो तो एक बार बेरक खोल के उसको देख लीजिएगा, चैप्टर होता है। अब उस चैप्टर के अंडर में क्या होंगे, तो चैप्टर के अंडर में होंगे हमारे अनुच्छेद, जिसको हम अंग्रेजी में आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल, ठीक। अब उस आर्टिकल के अंडर के अंदर जो है, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि 1B ऐसे, तो 1B इसको हम बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं? क्लॉज। या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं परंतु। परंतु या फिर इसको बोलते हैं क्लॉज। ठीक। अब उस परंतु के अंदर भी क्या होता है, तो सब क्लॉज होते हैं हमारे, सब क्लॉज है, तो बोलते हैं उप परंतु। तो ये हमारे संविधान को पढ़ने के कुछ बेसिक है जिसको हम लोग सब क्लॉज बोलते हैं। आपको ऐसे समझना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए 19 लिखा मैंने, 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, तो ये हमारा क्या हो गया, सब क्लॉज हो गया। ये हमारा क्लॉज हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया। अब ये किस चैप्टर में है, तो ये चैप्टर हमारा है, और ये कहाँ पे, तो ये भाग 3 में है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए, आप जानते हैं भारतीय संविधान में क्या होती है, अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां जो हमारी हैं, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं, वो सबसे अंत में डाली गई हैं, वो सबसे अंत में डाली गई हैं। ठीक। अब इनका उपयोग कहाँ पे करें, अनुच्छेदों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। अब आपके टर्म में एक कुछ कुछ और बातें होंगे कि यार ये सब चीजें पेपर में हमसे पूछी जाती है। देखिए, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इन चीजों को अगर आप समझेंगे तो पॉलिटी को समझ पाएंगे, वो चाहे प्री का लेवल हो चाहे मेंस का लेवल हो। अब जैसे आपने एक टर्म सुना होगा, संविधानवाद। संविधानवाद बहुत तो लग रहा होगा कि पहली क्लास इतनी टफ नहीं है, तो टफ देखिए इसलिए है ये, क्योंकि आपको ये चीजें अगर आप जान के आप केवल आर्टिकल रख लेंगे तो आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आप पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे। और केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आपका कल्याण नहीं होने वाला। इन चीजों को पढ़ने के लिए आपको ये जानना होगा। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटलिज्म। ठीक है। तो इसमें देखिए दो वर्ड है, एक होता है हमारा संविधान, एक हमारा वर्ड है संविधान जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा हमारा वर्ड है संविधानवाद। हमको सबसे पहले इन दोनों में विभेद जानना है, हमको डिफरेंस जानना है कि दोनों ये वर्ड है क्या। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब कोई शासन होता है तो हर शासन के अंदर कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ बाध्यकारी होती हैं, कुछ अबाध्यकारी होती हैं।
बाध्यकारी का मतलब आपको ये मानना पड़ेगा, और दूसरा जो होता है जिसको आप मानने के लिए आपकी स्वेच्छा के ऊपर है कि आप माने चाहे ना माने। अगर आप नहीं मानेंगे तो उसके लिए आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको केवल 8 घंटे ही सोना है, 8 घंटे ही सोना है, तो ये आपके ऊपर बाध्य लगाया गया। लेकिन अब ये कहा गया जैसे भारत में कि आपकी जितने घंटे इच्छा हो आप उतने घंटे सोइए, ठीक। लेकिन आप कहाँ सोएंगे? अपने कमरे में सोएंगे। तो यहाँ पर इन चीजों को आपको समझना है। तो देखिए होता क्या है कि शासन के अंडर में, शासन के अंडर में, शासन के अंडर मतलब शासन के क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार के भीतर, के भीतर रहने के लिए, रहने के लिए जो कानून, जो कानून या लॉज बाध्य करते हैं, बाध्य करते हैं, ठीक। मतलब आपको ये करना होगा, उसे संविधानवाद कहा जाता है, उसे संविधानवाद कहा जाता है। मैं इसको और सिंपल मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। तो देखिए है क्या कि जब लिखित या अलिखित संविधान के माध्यम से सरकारों या शासनों को क्षेत्राधिकार के भीतर रहने के लिए बाध्य करती है, उसे हम संविधानवाद कहते हैं। अभी हम लोग आएंगे कि लिखित संविधान अलिखित संविधान का मतलब क्या होता है, ठीक। अब आते हैं हम संविधानवाद का तात्पर्य। संविधानवाद का तात्पर्य तो देखिए सिंपल वर्डों में लिखा जाए, संविधानवाद का तात्पर्य यानी कॉन्स्टिट्यूशन का आपको तात्पर्य क्या होता है, उसका तात्पर्य। इसको सिंपल सिंपल चीजों में समझ लीजिए पहले आप, ये है क्या। तो हम अगर सबसे सिंपल बोले तो राजनीतिक शक्ति का प्रयोग, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी स्पीड को तेज भी कर सकते हैं सुनने के लिए। मुझे लिखना होता है इसलिए मैं धीरे बोलता हूँ। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग, ठीक। सीमाओं का प्रयोग, सीमाओं का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर जो लिमिट या फिर जो कानून लगा गया, सीमाओं का प्रयोग। निर्बंधनों, निर्बंधनों मतलब निर्बंधनों का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर कौन कौन से शासन लगेंगे उनका, ठीक। सीमित सरकार, सीमित सरकार का शासन यानी सीमित सरकार का मतलब होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। जैसे कि आप कितना पानी पिएंगे कितना पानी नहीं पिएंगे ये सरकार तय नहीं करती, आपकी इच्छा अनुसार है कि आपको कितना पानी पीना है। इसको बोलते हैं सीमित सरकार। और सबसे लास्ट को जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि यानी आपको तब तक कोई टच नहीं करेगा जब तक आपने कोई किसी विधि को तोड़ा नहीं है, या फिर आप उस देश के विधि के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन सब प्रयोगों का करके इसको हम बोलते हैं संविधानवाद, ठीक है। अब देखिए है क्या कि संविधानवाद में क्या होता है, शक्तियों का होता है विभाजन, यानी पावर का डिवीजन होता है। तो एक महोदय थे फेडरिक, फेडरिक के अनुसार कहते थे कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। देखिए भारत में अब एक प्रश्न आता है आपसे मेंस में भी पूछते हैं या फिर प्री में पूछा जाता है कि क्या भारत में संविधानवाद है, भारत में संविधानवाद है या नहीं है। देखिए एक तो पूछा जाए भारत में संविधानवाद है, अब पूछा जाए तो कथन सत्य है असत्य है या झूठ। देखिए भारत में संविधानवाद है, अब ये कहाँ पर है आप इसको समझ लीजिए। भारत में संविधानवाद पहला क्या कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और संविधानवाद का पहला शर्त यह है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो, ठीक। दूसरा क्या है, संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, यानी हमारे यहाँ संसद है, में एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। संसदीय लोकतंत्र में जो लोग चुने जाएंगे वो जनमना ना होके उनका चुनाव होगा, वो चुनाव के द्वारा क्या होंगे, संसद के पार्ट होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट क्या होगा, तो विधि का शासन होगा, विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ होगा, यानी रूल जो है वो सबके लिए बराबर है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर चोरी एक जो है अपराध है, तो चोरी कोई भी करे, वो चाहे प्रधानमंत्री करे चाहे राष्ट्रपति करे चाहे आप करे, तो चोरी के लिए सबको बराबर सजा दी जाएगी। इसको बोलते हैं विधि का शासन। तीसरा क्या है कि मूल अधिकार हो यानी फंडामेंटल राइट हो। मूल अधिकार का मतलब क्या है
कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का या जीवन निर्वहन करने का कुछ बेसिक राइट दिए गए हैं, उस पर कोई भी शासन लागू नहीं होगा। तीसरा क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्या है कि शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। देखिए ये वाला वर्ड बहुत मजबूत है, इसको समझिए। देखिए शक्तियों का पृथक्करण से मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ दो स्तर पे सरकारें हैं, दो क्या तीन स्तर पे सरकारें हमारे यहाँ। पहला एक सरकार हमारी केंद्र स्तर पे, इसको हम बोलते हैं भारत सरकार। राज्य स्तर पे राज्य सरकार, और लोकल स्तर पे पंचायत या फिर नगर पालिका। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल बॉडी पे शासन, मतलब पंचायत या नगर पालिका। तो भारत में शासन तीन स्तर पे होता है, यानी केंद्र कभी भी राज्य के मामलों में या राज्य कभी की लोकल बॉडी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी क्या है कि कौन क्या करेगा इसका एकदम क्या है हमारे यहाँ डिवीजन किया गया है। इसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन शक्तियों के विभाजन में हमने संतुलन की प्रवृत्ति बनाई है, संतुलन की प्रवृत्ति बनाई है। जैसे केंद्र सरकार क्या होती है कि वो संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है। ये क्या करती है, संघ सूची के विषय पे कानून बनाती है। राज्य सरकार क्या करती है, तो ये क्या बनाती है, ये राज्य सूची के विषय पे कानून बनाती है। अब देखिए लोकल बॉडीज कानून किस पे बनाएगी, तो राज्य सूची के जो विषय होंगे तो राज्य एक लिस्ट जारी करती है कि लोकल बॉडी इस पे। अब एक हमारा होता है समवर्ती सूची, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्या होता है समवर्ती सूची। लेकिन समवर्ती सूची पे अगर कानून केंद्र सरकार ने बना दिया तो उस कानून की का वायलेशन नहीं होगा, न तो किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, न लोकल बॉडीज के द्वारा। इसी को हम बोलते हैं संतुलन का सिद्धांत। फिर हमारा एक अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो वो हमारा क्या है कि लचीला संविधान। लचीला संविधान यानी भारतीय संविधान में आसानी से परिवर्तन किया भी जा सकता है, नहीं भी। मतलब कुछ परिवर्तन हमारे यहाँ बहुत आसानी से होते हैं, कुछ परिवर्तन आसानी से होते हैं, और कुछ परिवर्तन क्या है कठोर स्तर पे होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव का प्रक्रिया ये कठोर है, लेकिन राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन तो ये आसान है। यानी जहां पर केवल और केवल ठीक संसद के द्वारा, संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये दो मिलकर संशोधन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं आसान संविधान संशोधन। अब कठोर क्या है कि जहां पर लोकसभा, ठीक, राज्यसभा और हमारे क्या है राज्य विधानमंडल, यानी राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेटर, ये मिला के क्या करते हैं संशोधन करते हैं, इसको हम बोलते हैं कठोर संविधान संशोधन। इसका एग्जाम्पल जैसे जीएसटी लागू जब किया गया था, तो आपको याद होगा जीएसटी लागू करते समय लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के द्वारा इसका संशोधन किया गया। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में हम चाहते हैं परिवर्तन करना, तो ये परिवर्तन करने के लिए हमको इसको लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल से क्या करना पड़ेगा, इसको पारित करवाना होगा। इसको बोलते हैं कठोर संविधान संशोधन। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्या है, सरकार का संघीय स्वरूप। हम जानते हैं भारत में क्या सरकार का संघीय स्वरूप है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा एंड न्यायिक समीक्षा लागू है। यानी अगर यानी अगर संसद कोई कानून बनाती है, उस कानून की समीक्षा कौन कर सकता है, उसकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है। और यदि वो कानून भारत के संविधान सम्मत नहीं है तो वो उसको नल वाइड भी घोषित कर सकती है। तो ये हमारा बेसिक बेसिक चीजें हैं इसके बारे में संविधान और पॉलिटी को जानने के लिए। अब इसके स्तर पे एक बार अब सरकार को भी जाने की सरकार हमारी क्या है, जिसको हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। देखिए सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला हमारा क्या है विधायिका, विधायिका जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, ठीक। दूसरा हमारा क्या है कार्यपालिका, कार्यपालिका इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और तीसरा हमारा क्या होता है वह न्यायपालिका, इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशरी। ये तीनों क्या है सरकार के महत्वपूर्ण अंग हैं। यानी हमारा शासन जो होता है वो इन तीनों के द्वारा चलाया जाता है। देखिए विधायिका का मतलब क्या है हमारा,
संसद या फिर राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को हम विधायिका बोलते हैं। इनका काम क्या करना है? इनका काम है कानून बनाना। क्या करना? कानून बनाना। ये लॉ का मेकिंग बॉडी है, तो कानून बनाना। अब इन कानूनों का जो इन्फोर्समेंट है, जो लागू करने का काम है, तो लागू कौन करता है? तो इनको लागू कौन करता है? कार्यपालिका करती है। देखिए, कार्यपालिका में ये कंफ्यूजन आपको होगा, इसको दूर रख लीजिएगा अपने पास कि कार्यपालिका का काम क्या करना है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। क्या करती है? कानूनों को लागू करती है। कानूनों को लागू करती है, यानी इन्फोर्स करती है, लागू करती है। अब देखिए, इसमें दो प्रकार की हमारी कार्यपालिका है। एक कार्यपालिका है जिसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, और दूसरी हमारी स्थायी कार्यपालिका, यानी स्टेबल और इसको अनस्टेबल, या फिर इसको परमानेंट, इसको डिसपरमानेंट बोला जाता है। अब इसमें कौन आता है? इसमें समझ लीजिए जो राजनीतिक पद हैं, जो राजनीतिक पद हैं वो इसके अंडर में आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब के सब, क्योंकि ये एक निश्चित समय सीमा के लिए चुने गए हैं, उसके बाद इनको अपना पद छोड़ना होता है। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? इसके अंडर में आते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स मतलब आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, या सरकारी कर्मचारी, जिसको हम बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी। और तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका और जनता से अगर किसी से अन्याय होता है तो उसका काम है न्याय करना। ये काम न्यायपालिका के भारत में क्या है? तो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, इस लेक्चर को जो है हम यहीं पर रोकते हैं, और मैंने आपको केवल केवल पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बेसिक फंडामेंटल बताया है कि हमसे क्या मिस्टेक होती है इसको पढ़ते समय, और हमको पहले क्या जानना चाहिए। देखिए, होता है क्या है कि आप जब पेपर देंगे, चाहे यूपीएससी का दे चाहे पीएससी का दे, आपने क्या किया? आर्टिकल रख लिया, आर्टिकल पे पेपर देने गए। तो है क्या कि आपके पेपर में कुल 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन पॉलिटी का है, और आपने 14-15 अंक कर लिए, बहुत अच्छा आपकी पॉलिटी होगी तो। लेकिन क्या है कि इसमें आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ये आपके प्रश्न जो होते हैं दो प्रकार के हैं, एक है कॉन्सेप्चुअल, एक है फैक्चुअल। अगर हम 2024 का ही पेपर देखते हैं तो 24 के पेपर में हमसे कुल 19 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी पीसीएस में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के। इसमें से 11 जो थे वो फैक्चुअल थे, और बाकी के जो 8 थे वो कॉन्सेप्चुअल थे। वो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आप उसको हल नहीं कर सकते थे। जैसे कि अब आप लोग 2024 का पेपर एक बार देखिएगा, और देखिएगा कि आपसे कितने फैक्चुअल, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्या है कि आप जब मेंस का पेपर दे रहे होते हैं, तो मेंस के पेपर में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो है सारे के सारे वो क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी उन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन कम, आपको पॉलिटी ज्यादा पता होनी चाहिए। अब जैसे वर्ष 2023 का जो पेपर था जीएस 2 का, तो जीएस 2 के पेपर में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। तो वहां पे आपसे प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए थे? जैसे उसमें एक क्वेश्चन था कि न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। न्यायिक सक्रियता के 3 दोषों का वर्णन कीजिए। हम देखिए, हम लोग इन प्रश्नों पर भी बात करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों को बात करने का मतलब, अगर मैं सीधे बात करूं तो बिना बताए ऑप्शन से बात करूं, तो वो क्या होगा? वो सही नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ बेसिक चीजें और कुछ फंडामेंटल चीजें मैं आपको बता दूं, उसके बाद इन पे बात करें, तो हमको इन पे बात करने में मजा भी आएगा। जैसे एक क्वेश्चन था हमसे कि न्यायिक सक्रियता के तीन दोषों का वर्णन कीजिए। हमसे एक प्रश्न था, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं? प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं? भारतीय संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं? देखिए, अगर आप जिस समझ यही वाला प्रश्न था, तो अगर आप देखें तो प्रस्तावना में हमारे पास क्या है कि प्रस्तावना तो एक तो हमारा क्या है, इसमें मौलिक अधिकार,
का हमको जिक्र है, राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का भी इसमें जिक्र है, हमको मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र है, और शासन कैसे चलना है और भारत का शासन कैसा होगा वो आपको प्रस्तावना में दिखाई देता है। आपको लिखना होगा। जैसे क्या है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में आपको कुछ वर्ड मिलेंगे। तो वर्ड क्या क्या मिलते हैं? संप्रभुता मिलता है, संप्रभुता मिलता है, ठीक। समाजवादी एक टर्म मिलता है, समाजवादी, आपको ये पता होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक। गणतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्रात्मक शासन, लोकतंत्रात्मक शासन। तो शुरू कहाँ से था? हम भारत के लोग संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था करते हैं। तो ये सब क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दर्शन है। आपको अपना पूरा उत्तर केवल इन्हीं वर्डों में लिखना था। 8 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आप इस वर्ड पे एक अच्छा फिगर बना के लिख लेते तो आपको आराम से 4.5 नंबर, 5 नंबर तक आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता। तो आप एक काम करिएगा कि इसमें ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि आगे जारी रहे ना जारी रहे, इस पर अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। पूरा लेक्चर आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।